Hello students, in the last lecture we had started with history chapter 1. Now today we are continuing with the chapter. So let's get started. We have chapter 1, rise of British rule in India. Correct? Now students, we are on page number 5, expansion of company rule. Till now we have discussed the two battles which are very important answers for this chapter, Battle of Plassey and Battle of Buxar. We also discussed how the Britishers were capable of defeating the Indian armies in the Battle of Plassey through treachery and through Battle of Buxar. And after Battle of Buxar, they got a freehold right over 24 Pargana land. Pargana is a kind of measure of land. अभी के टाइम पे जैसे हेक्टेयर्स और एकर्स होता है, उस टाइम पे परगनास बोलते थे. So the company also got the Diwani rights to collect revenue, right to collect revenue in Bengal, Bihar and Orissa. Students, British East India Company, it was a company of merchants in England. This is what I had explained in the last lecture also, right? It was a company of traders in England. They were not supposed to fight the wars with any Indian kings. They did not have permission of the queen for all this, but still they did all this. Yes, क्योंकि उस टाइम पे ना तो व्हाट्सएप होता था, ना तो फेसबुक होता था, ना तो कोई न्यूज चैनल होते थे. तो इंडिया में क्या हो रहा है वो क्वीन को वहां पे पता चलने का कोई तरीका था ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई उस तक रियल मैसेज पहुंचाए. तो ये सब जो इंडिया में चल रहा था, इंग्लैंड में क्वीन को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये मर्चेंट्स को जिनको हमने परमिशन दी है ट्रेड करने की, वो एक्चुअली में इंडिया में जाके क्या कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सपांशन ऑफ कंपनी रूल. सी स्टूडेंट्स, व्हाट इज रिटन इन द हेडलाइन. लुक केयरफुली. Expansion of the company rule, not the expansion of British rule. क्योंकि ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूल एक्सपांड किया था. ब्रिटिश आर्मी अभी तक इंडिया नहीं आई है. ब्रिटिश आर्मी है लेकिन ब्रिटिश मर्चेंट्स की आर्मी है, ब्रिटिश एम्पायर की आर्मी नहीं. इंग्लैंड से आर्मी बुलाई नहीं गई थी ब्रिटिश आर्मी. सोल्जर्स की आर्मी इंग्लैंड से अभी तक नहीं बुलाई गई थी. ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर्स की आर्मी थी. द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 according to which the governor of Bengal was made the governor general and all trade and political activities of company were brought under his control. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. तो यहां से स्टूडेंट स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स का रूल. ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल्स होते थे. तो इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या पास किया, पास ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इन द ईयर 1773. और इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल में बैठेगा. ठीक है. और उसके नीचे दो गवर्नर्स, एक मुंबई में और दूसरा मद्रास में होगा. तो ये तीन जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मीज होगी. ये तीन जगह इनके मेन हेडक्वार्टर्स थे और सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था बंगाल.
बंगाल में गवर्नर जनरल, उसके नीचे दो गवर्नर्स, एक मुंबई का एक मद्रास का, ठीक है। अब बंगाल का जो सबसे पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, करेक्ट। ड्यूरिंग हिज टेन्योर the first Maratha war and the second Mysore war with Hyder Ali of Mysore was waged. The problem for East India Company is because it had to face both the powers simultaneously. अब उस टाइम पे स्टूडेंट्स, एक था साउथ इंडिया में मराठास और दूसरा फर्दर साउथ में मैसूर। मैसूर में हैदर अली, ये बहुत पावरफुल एम्परर था। इसका सेकेंड मैसूर वॉर था विथ ब्रिटिश, और दूसरी तरफ ये मराठास के साथ वॉर लड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को दोनों आर्मीज को हैंडल करना था। अब इसके बाद कॉर्नवालिस आया। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद सेकेंड आया कॉर्नवालिस आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स। During the tenure of Cornwallis, third Mysore war took place with Tipu Sultan. Second Mysore war का रिजल्ट ये था स्टूडेंट्स कि हैदर अली was defeated. हैदर अली मारा गया during the second Mysore war. इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं. It is not given in the textbook. In the second Mysore war, हैदर अली was killed. और उसका बेटा था टीपू सुल्तान, his son. टीपू सुल्तान was called the लायन ऑफ मैसूर, ठीक है। ये उसके पास एक ऐसे पेट टाइगर भी होता था। कोई लोग टाइगर बोलते हैं, कोई लोग लायन बोलते हैं, बट ही हैड अ पेट टाइगर। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर हुई विद टीपू सुल्तान। द कंपनी जॉइंड हैंड्स विद मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद टू डिफीट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत पावरफुल था, अपने फादर से भी ज्यादा पावरफुल और बहुत एम्बिशियस। ये मैसूर मतलब उसको झुकने ना दे मैसूर को ब्रिटिशर्स के सामने। ही फॉट एंड अल्टीमेटली ये कॉर्नवालिस का रूल था कि जिसमें कॉर्नवालिस ने निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास, ये तीनों ने मिलके टीपू सुल्तान को डिफीट करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स। यस, टीपू कुड नॉट विन द कंबाइंड फोर्सेस एंड ही हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी। छेले क्या हुआ, टीपू सुल्तान इनको डिफीट नहीं कर पाया, इन तीनों आर्मीज को, लेकिन ये तीनों आर्मीज भी टीपू को फुल्ली डिफीट नहीं कर पाई। ये तीनों आर्मीज आई थी डिफीट करने के लिए। इसके पहले वाली लाइन में लिखा हुआ है, दे हैड टू कंबाइन टू डिफीट टीपू सुल्तान, बट दे वर नॉट एबल टू डिफीट। टीपू भी इनको डिफीट नहीं कर पाया, ये भी टीपू को डिफीट नहीं कर पाए। तो फाइनली क्या हुआ, इनके बीच में हुई पीस ट्रीटी, मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच। अब आफ्टर कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद कौन बना देखिए। इसके बाद आता है सर जॉन शोर। अब सर जॉन शोर जो थे ना, ये इन सब में सबसे खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिजिड पॉलिसीज फॉलो करने वाले थे। रिजिड पॉलिसीज में क्या होता है कि किसी भी किंग को कोई भी तरह की लोकल फ्रीडम भी नहीं दी जाए, इस तरह की पॉलिसीज। और सर जॉन शोर की वजह से ही इंडिया में शुरुआत हुई लोकल किंग्स के हेट्रेड की टुवर्ड्स द ब्रिटिश। अब तक काफी सारे किंग्स इनके साथ अलायंस बनाने को तैयार थे, लेकिन सर जॉन शोर ने सब बिगाड़ दिया।
सर जॉन शोर ने अलायंस बनाना ही छोड़ दिया। उसको ऐसा लगा कि हम ही सब कुछ है, इंडियन किंग्स की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सर जॉन शोर की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पब्लिसिटी कम होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टेटस था इंडिया में किंग्स के दिमाग में वो धीरे धीरे कम होता गया। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने सर जॉन शोर को वापस बुला दिया, भाई तू काम का आदमी नहीं है, तू वापस आ। उसकी जगह पे उन्होंने नेक्स्ट भेजा वेलेस्ली। अब वेलेस्ली जो थे ना सर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छे थे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली who came after John Shore, he got the responsibility of making the company rule powerful in India. अब ये जो वेलेस्ली थे ना, ये ऐसे तो बहुत अच्छे थे, मुंह पे मीठी जबान, बहुत अच्छे से पॉलिसीज, दोस्ती का नाता, सब कुछ, लेकिन एक्चुअली इट वॉज अ हिडन एजेंडा ऑफ वेलेस्ली। जैसे कि फार्मर होता है, सॉरी हंटर होता है ना, फार्मर नहीं हंटर। हंटर क्या करता है, बर्ड्स को ट्रैप करने के लिए पहले दाने डालता है। बर्ड्स जब खा रहे होते हैं तब उनको ट्रैप करता है, जाल बिछाता है। यही काम था वेलेस्ली का। और ये उसने किस तरह से किया, उसके लिए सिस्टम बनाया गया, और वो सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। और यहां पर स्टूडेंट्स ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिए। और इसके नीचे एक फोटोग्राफ है जिसको देख के आप समझ गए होंगे किस तरह से सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ये लॉर्ड वेलेस्ली का कार्टून है और जाल में 4 इंडियन किंग्स है, बाजू में उनकी बंदूक है। मतलब पूरी तरह से इंडियन किंग्स को जाल में बिछाना और उनके हथियार छीन लेना, ये था वेलेस्ली का प्लान। और ये सब इस तरह से होने वाला था कि इंडियन किंग्स को ये लगे भी नहीं कि हम लोग जाल में फंसे हुए हैं। देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सबसे पहली चीज तो आर्मी ट्रेन्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट्स द सिस्टम, and in return the state accepting the system will provide for the army or give away provinces with equivalent income to the British. ये सिस्टम को समझिए स्टूडेंट्स। मान लीजिए एक किंग है, ठीक है, वो किंग इस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है, तो ब्रिटिशर्स उस किंग को अपनी आर्मी देंगे, ये बोल के कि भाई ये ब्रिटिश आर्मी है, इंपोर्टेड आर्मी है, डिसिप्लिन्ड आर्मी है, ये आपकी रक्षा करेगी, ये उनको दिया जाएगा आर्मी। नाउ दैट किंग विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीडिंग दैट आर्मी। उस आर्मी को फीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस किंग की, जिसको वो आर्मी दी गई है। या तो आप उनको फीडिंग करो या उनको 2 टाइम का खाना पीना, रहने की जगह सब वो किंग को करके देनी पड़े, वो सारे सोल्जर्स को। या फिर आप अपने रीजन में से कुछ टैक्सेस के एरियाज ब्रिटिशर्स को दे दो, ताकि ब्रिटिशर्स उन एरिया से टैक्सेस कलेक्ट करके उस आर्मी को खिला पिला सके, उनके रहने की जगह खुद बनाए। मतलब दोनों तरह से ब्रिटिशर्स ने उसके किंगडम में एंट्री ले ली, उसके लोगों से टैक्स लेना शुरू कर दिया। विदाउट अ वॉर द किंग्स हैड टू पार्ट विद सम ऑफ देयर टेरिटरीज फॉर टैक्सेस टू द ब्रिटिश। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ब्रिटिश का तो फायदा ही है। आज ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो आर्मी ब्रिटिशर्स के सोल्जर्स की इंडिया में मंगाई गई हो,
वो फॉरेन सोल्जर्स को इंडियन किंग्स खिला रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई खर्चा ही नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और इंडियन किंग्स उनको खिला पिला रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या खर्चा फिर? दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी उनके किंगडम से अगर टैक्सेस ले रही हो तो वो टैक्सेस भी थोड़े तो ज्यादा ही लेगी। ये तो समझने की बात है। तो लॉस तो किंग्स का ही था। किंग्स को खाली एक चीज थी दिमाग में, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो है वो इंपोर्टेड सोल्जर्स की है, डिसिप्लिन्ड आर्मी है, ज्यादा डेवलप्ड वेपन्स है, उनकी राइफल्स है, तो हमें कोई और किंग अटैक नहीं करेगा। ये इंडियन किंग्स के दिमाग में होता था, भाई हमें कोई और किंग अटैक ना करे, इसलिए हम ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में रहते हैं। बट दिस वॉज रॉन्ग। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। There will be one English representative in the state assembly and other foreigners not to be employed in the state. अब ये तीनों चीजें देखिए स्टूडेंट्स। ये भी क्लॉज था कि एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव आपके किंग के दरबार में बैठेगा और किंग सारे डिसीजंस, भाई कौन से राजा के साथ फ्रेंडशिप करनी है, कौन से राजा के साथ वॉर करनी है, ये डिसीजंस वो किंग उस इंग्लिशमैन से पूछ के ही लेगा। तो इसमें आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, अगर कोई पावरफुल राजा के साथ वॉर होने वाली हो तो सबसे पहले ये इंग्लिशमैन परमिशन ही नहीं देता था, क्योंकि उसको लगता था कि इस वॉर में हमारी आर्मी भी मर सकती है, वो मना कर देता था। अगर कोई वीक राजा हो जिसके साथ इजिली जीता जाए, जिसकी आर्मी में ज्यादा सोल्जर्स ना हो, जिसकी आर्मी वीक हो, उसके साथ वो फाइट कर, हाँ इसको फाइट करो, अच्छा है। सो यू कैन सी द सेल्फिश मोटिव्स ऑफ वेलेस्ली। दिस ट्रीटी वॉज लाइक अ स्वीट पॉइजन। चखने में मीठा लेकिन अंदर से खोखला। स्वीट पॉइजन खाए तो अपने को लगे यार ये तो बहुत मीठी चीज है, लेकिन अंदर से हमारे शरीर को हार्म करे। Now another thing which is to be understood कि king cannot employ any other foreigners। दूसरी किंगडम के कोई भी मिनिस्टर को अपने यहां पे नहीं रख सकते। दूसरे यूरोपियन पावर्स यानी फ्रेंच या पोर्टुगीज के कोई मिनिस्टर को भी नहीं रख सकते, उनके साथ भी अलायंस नहीं बना सकते। यानी जो राजा ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडरी अलायंस बनाएगा उस राजा को ब्रिटिशर्स की आर्मी जरूर मिलेगी, लेकिन उसको खिलाने पिलाने का, रहने का खर्चा भी देना पड़े। दूसरी तरफ से एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसकी परमिशन से ही किसी और किंग के ऊपर ये आर्मी हमला करेगी, वरना नहीं करेगी। आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि इससे क्या हुआ। इससे जो किंग्स है उनका पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, वो किसके हाथ में आ गया? उस इंग्लिशमैन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपॉइंटेड पर्सन था। किंग सिर्फ राजगद्दी पे बैठते थे, लेकिन पावर वो ब्रिटिशर के हाथ में आ गया, और ये भी विदाउट अ वॉर। तो ब्रिटिशर्स के तो जलसे हो गए। The system was like sweet poison, and by implementing this system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of East India Company. Annexed का मतलब होता है brought the regions under the British. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। annexed क्या है? annexed मतलब brought the province under the British rule. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept this. लेकिन टीपू सुल्तान, मैंने आपको पहले ही बताया, वो तो ऐसे कोई सिस्टम पे साइन ही ना करे, तो मगजमारी नहीं। टीपू सुल्तान ने पता है क्या किया? टीपू सुल्तान में ब्रिटिशर्स का एनिमी फ्रेंच, उनके कमांडर नेपोलियन, उसको लेटर लिख दिया
मैं आपके साथ हूं, आप इंडिया आओ और ब्रिटिशर्स को हराने में मदद करो। बोलो। अब उस टाइम पे नेपोलियन वॉज द ग्रेटेस्ट एम्परर इन यूरोप। ब्रिटिशर्स से भी ज्यादा स्ट्रांग था फ्रांस, नेपोलियन। उसको लेटर लिख लिया उसने, टीपू सुल्तान ने। ही इन्वाइटेड नेपोलियन टू इंडिया टू डिफीट द ब्रिटिश। लेकिन इसके पहले कि वो लेटर वहां तक पहुंचे और वो नेपोलियन आए, ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया। एंड दिस वाज द फोर्थ मैसूर वॉर इन विच टीपू सुल्तान वाज किल्ड। Again in this, there was the support of Nizam of Hyderabad. They attacked Mysore in 1799, and during the fourth Mysore war, Tipu lost his life while fighting against the British. After Wellesley जो इंडिया में गवर्नर जनरल बने वो थे हेस्टिंग्स। अब ये हेस्टिंग्स का वॉरेन हेस्टिंग्स से कुछ लेना देना नहीं है भाई। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं इसका पप्पा होगा, दादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका पप्पा दादा कुछ नहीं लगता। हेस्टिंग्स इज अ वेरी कॉमन सरनेम इन यूके, जस्ट लाइक पटेल एंड शाह इज कॉमन इन गुजरात। ठीक है, तो ये इसका कुछ लगता नहीं है। Hastings came to India as Governor General. He waged a war with Nepal and made the Gurkhas to join the army. Hastings also fought a battle with the Pindaras and took control over them. तो ये पिंडारास और गुरखास मतलब सिख और कुछ पंजाबी सोल्जर्स, इन सब के ऊपर हेस्टिंग्स ने हमला किया और उन सबको वॉर के थ्रू उन टेरिटरीज को कैप्चर करके कंपनी रूल एक्सपांड किया। थर्ड मराठा वॉर में फाइनली मराठास वेर डिफीटेड। थर्ड मराठा वॉर एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश बिकेम सुपर पावर इन अवर कंट्री आफ्टर द थर्ड मराठा वॉर। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल्स, इसके बाद आया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक स्टूडेंट्स जो है ये मोस्ट लिबरल माना जाता है। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स पास किए, जैसे कि ये सती सिस्टम को एबॉलिश करने का रिफॉर्म, विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब विलियम बेंटिक ने रिफॉर्म्स पास किए। खास करके ये इंडियन वुमेन के लिए तो ही वॉज अ मैन लाइक गॉड, क्योंकि हमारे रिलीजियन में इंडिया में ये सिस्टम होता था कि सती सिस्टम, यानी कोई वुमन का हस्बैंड मर जाए तो उसको हस्बैंड के फ्यूनरल पायर के साथ जला देना। दिस वॉज अ वेरी क्रूअल सिस्टम, वेरी बैड सिस्टम। इसको बैन करवाया विलियम बेंटिक ने, और इसके लिए मेन हमारे इंडियन रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन रॉय। इसके अलावा ही पास द रिफॉर्म्स फॉर विडो रीमैरिज एक्ट, और इसके लिए हमारे इंडियन रिफॉर्मर थे विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बट विलियम बेंटिक पास दैट एक्ट। ही वॉज वेरी लिबरल। अब इसके बाद आए सबसे खराब, लॉर्ड डेलाउसी। अब ये जो डेलाउसी है ये 1848 में, ही वॉज अ फियर्स इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट मतलब पूरा इंडिया हमारा गुलाम बनना ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अब इसमें बाय हुक तो ठीक है भाई, वॉर से करो, बाय क्रुक मतलब बाय चीटिंग। और इस चीटिंग में इसकी एक पॉलिसी थी लॉर्ड डेलाउसी की,
एनेक्सेशन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये 2 जन की पॉलिसी आपको खास याद रखनी है। ये वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस और ये लॉर्ड डेलाउसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 2 चीजें आपको खास याद रखनी है। ठीक है, वेलेस्ली का सब्सिडरी अलायंस सिस्टम था विच वाज लाइक स्वीट पॉइजन, और बाकी का काम खत्म किया लॉर्ड डेलाउसी ने। इन दोनों ने मेन पूरे इंडिया को रूल में लिया। वेलेस्ली ने स्वीट पॉइजन के थ्रू, लॉर्ड डेलाउसी ने फोर्स के थ्रू, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बट डेलाउसी वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट। डेलाउसी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। इसने फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया बिटवीन मुंबई एंड थाने वॉज एस्टैब्लिश्ड। वायरलेस सिस्टम, वायरलेस मतलब थ्रू ट्रांसमीटर्स, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम पीडब्ल्यूडी कहते हैं, सरकारी दफ्तर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये इसने चालू किए। दे वर ऑल इंट्रोड्यूस्ड। ही पास्ड लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड ही एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज। तो ये जो विडो रीमैरिज का लॉ था, जो पहले पास हो चुका था, लेकिन काफी सारे लोग विडोज को रीमैरिज करने नहीं दे रहे थे, तो डेलाउसी उन विडोज का सपोर्ट करते थे। He advocated the support to the widows and he improved the Widow Remarriage Act. इसके अलावा इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अगर किसी इंडियन रूलर का बच्चा मर जाए या कोई इंडियन रूलर चाइल्डलेस हो, तो एडॉप्टेड चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड एज द हायर। अब इसमें आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारे इंडियन स्टेट्स ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए। इनमें से एक था रानी लक्ष्मीबाई का झांसी। रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनके हस्बैंड बिफोर बेरिंग अ चाइल्ड वो मर गए, लेकिन उन्होंने जस्ट बिफोर डेथ एक चाइल्ड को एडॉप्ट किया था, और रानी लक्ष्मीबाई उसी चाइल्ड को अपने कंधों पे बांध के वॉर लड़ने जाती थी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ मदर एंड शी वॉज ऑल्सो अ वॉरियर। शी डिड नॉट गिव अप झांसी अप टू द एंड, एंड डेलाउसी हैड टू एनकाउंटर ग्रेट करेज टू डिफीट हर। तो ये बहुत ही करेजियस थी रानी ऑफ झांसी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये इसी वजह से लगाया गया था कि जितने भी किंग्स हैं, उनके अगर बच्चे ना हो या अगर उनके एडॉप्टेड सन्स हो, तो वो किंगडम सीधे सीधे उस किंग के मरने के बाद ब्रिटिश रूल में आ जाए। तो इसके हिसाब से झांसी को भी डायरेक्टली बोला गया कि भाई यू आर अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि आपके किंग के कोई बच्चे नहीं थे और एडॉप्टेड सन को हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे। झांसी की रानी ने बोला, तुम हो कौन भाई ये डिसाइड करने वाले? मेरे हस्बैंड ने, जब फादर और मदर बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, जब फादर और मदर बोलते हैं कि ये हमारा ही बच्चा है, तो आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि नहीं इसको हम राजा नहीं बनने देंगे? हु आर यू टू से दिस? तो इसलिए उनकी वॉर हुई। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, ये डेलाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये चार्ट दिया हुआ है। एनेक्सेशन बाय वॉर, ये पंजाब और पेगू, पेगू मतलब बर्मा का लोअर रीजन। एनेक्सेशन टू किंग डाइंग विदाउट हायर, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट में ये अवध के बादशाह वाजिद अली शाह, इसको बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की हैबिट थी, शराब पीने की हैबिट,
तो इसके लिए इन्होंने अवध को भी, वो वाजिद अली शाह को हटा दिया, ये बोल के कि इनको ड्रिंकिंग की बहुत हैबिट है, ये अपने सब्जेक्ट्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, इसलिए ये फिट रूलर नहीं है, हम रूल करेंगे। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेप्ट कलेक्शन, ये निजाम ऑफ हैदराबाद जिसने पहले इनको वॉर्स में हेल्प की और सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किया, अब उसके पैसे सब खत्म हो गए, तो उन्होंने बोला कि अब ये निजाम के पास कुछ पैसे वैसे है नहीं, तो ये अपने सब्जेक्ट्स का क्या रूल करेगा, अब हम इस पे रूल करेंगे। मतलब पहले निजाम को सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अंदर लेके आए, उसकी पूरी वेल्थ ड्रेन की, उससे वॉर्स लड़वाई और फिर उसको वीक बता के उसी के ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। एंड लास्ट इज एनेक्सेशन टू एंड द नेम सेक रूल। नेम सेक मतलब सिर्फ नाम का रूल अगर चल रहा हो और रूलर फिट ना हो, रूलर कैपेबल ना हो, लेकिन सिर्फ नाम के हिसाब से रूल चल रहा हो, तो ऐसे इन्होंने नेम सेक रूल को एंड करने के लिए कर्नाटक एंड तंजौर कैप्चर किया। सो प्लीज नोट डाउन दिस। So students, I hope you have understood all this. अब यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ज्यादा होशियार थे इसकी वजह से इंडिया पे रूल कर पाए? आई पर्सनली डोंट फील सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट एग्री। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया को कैप्चर कर पाए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमने इस चैप्टर में देखा, लैक ऑफ यूनिटी। इंडिया में यूनिटी नहीं थी। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी आपने देखा, बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स की एक ही आर्मी थी जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के हुक्म को मानती थी, लेकिन इंडियन आर्मी, नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी, नंबर ऑफ सोल्जर्स में ब्रिटिश आर्मी से बड़ी थी। यस, नंबर ऑफ सोल्जर्स में ब्रिटिश आर्मी से बड़ी थी सिराजुद्दौला की आर्मी। लेकिन कैसे? सिराजुद्दौला के अपने सोल्जर्स, सेठ हमीचंद के कुछ सोल्जर्स और मीर जाफर के सोल्जर्स। अब इसमें जो सेठ अमीचंद के सोल्जर्स और मीर जाफर के सोल्जर्स थे, इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग ऑन द साइड ऑफ नवाब, वो सिर्फ अपने अपने मालिक के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो नवाब सिराजुद्दौला की आर्मी हार गई। तो मतलब सेठ अमीचंद और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए। तो ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ यूनिटी, सेकंड पॉइंट बिट्रेयल्स, यानी गद्दारी करना। यही चीज हुई थी टीपू सुल्तान के डेथ पे। टीपू सुल्तान ने जो फोर्थ मैसूर वॉर लड़ी थी स्टूडेंट्स, इट वॉज कॉल्ड द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। इसका नाम है बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम। उस वॉर में वो मरे नहीं थे, वो हार के फोर्ट की तरफ लौट रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे उसी फोर्ट के गेटकीपर ने उस फोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए ताकि टीपू सुल्तान अंदर ना आ सके। ऐसी गद्दारी स्टूडेंट्स। एंड यू नो लॉर्ड वेलेस्ली जो उस वॉर में थे, उन्होंने क्या किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को तो मार दिया, लेकिन फोर्ट में एंटर होते ही उस गेटकीपर को भी मार दिया, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली खुद ये मानते थे, ही बिलीव्ड कि जो अपने किंग का सगा ना हो सका वो हमारा क्या होगा। सही बात है। जो राजा आपको इतने सालों से खिला पिला रहा है, आप उसके साथ गद्दारी करोगे तो ब्रिटिशर्स के साथ क्यों नहीं करोगे? He killed him on the spot. तीसरी चीज जो रिस्पॉन्सिबल थी इंडिया के डिफीट्स के लिए, वो था इंडिया का कास्ट सिस्टम। स्टूडेंट्स, एक ही आर्मी के सोल्जर्स, ब्राह्मण सोल्जर्स क्षत्रिय सोल्जर्स से दूर लड़ते थे। एक ही आर्मी के सोल्जर है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण सोल्जर मर रहा हो तो क्षत्रिय सोल्जर उसको बचाने नहीं जाएगा। बोलो,
शूद्र सोल्जर्स वो अगर लड़ रहे हो तो ब्राह्मण या क्षत्रिय सोल्जर्स उनके साथ नहीं लड़ेंगे, उनके साथ होके एनिमी से नहीं लड़ेंगे। शूद्र सोल्जर्स का यूनिट अगर मर भी रहा हो तो ये उनको बचाने नहीं जाएंगे। इस तरह की इंडियन आर्मी होती थी। तो क्या ऐसे आप ब्रिटिशर्स से जंग जीतोगे? So these were the internal problems which Indians were having, and it was because of these problems. Britishers को सिर्फ इन्हीं चीजों का फायदा उठाना था और उन्होंने फायदा उठाया। एंड बिट्रेयल्स तो सबसे बुरी चीज है। अपने ही राजा से गद्दारी करना, अपने देश से गद्दारी करना, दिस इज द वर्स्ट थिंग। जो देश में आप रहते हो, उस देश का खाते पीते हो, उसी के साथ गद्दारी करो। जिस राजा ने आपका इतना ध्यान रखा, उसी के साथ गद्दारी करो। सो दिस वॉज वेरी बैड ऑन पार्ट ऑफ सम पीपल हु बिट्रेड इंडिया। ब्रिटिशर्स को सिर्फ उन गद्दारों को ढूंढना था, एंड सैडली ऐसे गद्दार बहुत थे। दैट इज वाई ब्रिटिशर्स वेर एबल टू कैप्चर आवर कंट्री। सो आई होप यू हैव नोटेड दिस। In the next lecture, we will continue this chapter and we will finish the chapter. I will also discuss the question answers in the next lecture. Till then, goodbye students.